नमस्कार मित्रों, आप सभी को प्रमाणा पीयू कॉलेज रायचूर में हार्दिक स्वागत है। आप सबको मैं प्रथम पीयूसी के कक्षा में, हिंदी के कक्षा में विशेषकर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परिवर्तन ही जीवन का नियम है, आप सबको पता है। तो इस परिवर्तन के स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर भी क्या है भाई, अनेक बदलाव आप देख सकते हो। आप प्राथमिक शिक्षा के उपरांत सेकेंडरी या हाई स्कूल की शिक्षा समाप्त कर अब पीयू यानी प्री यूनिवर्सिटी कोर्स के लिए यहाँ पे दाखिल हुए हो। तो आप सभी को हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आप सबको पता है कि ज्ञान प्राप्ति करने के लिए अनेक साधन उपलब्ध है। आज क्या है, देखिए माहौल कितना बदल गया है। पहली कक्षा यानी कक्षा के अंदर आके सभी विद्यार्थी आपस में बैठ के अपना एक दूसरे से परिचय कर लेके, उसके उपरांत प्राध्यापक का परिचय होके हम उसके बाद कक्षा को क्या है भाई सुनते थे, पढ़ते थे। लेकिन आज आपको पता चल रहा है कि पहले की आज हिंदी क्लास है, उसके बाद पता चल रहा है कि आज हम प्रथम पीयूसी कक्षा में क्या है भाई अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पे सर्वप्रथम मेरा परिचय आपको देना चाहूँगा। मेरा नाम है लोकेश। मैं प्रमाणा पीयू कॉलेज में एक हिंदी प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। तो विद्यार्थियों, आप सबको पता है कि आप क्या है, एक विभिन्न शिक्षा विभागों से यहाँ पे उपस्थित है। यानी उदाहरण के लिए ICSE, CBSE और स्टेट बोर्ड यानी कर्नाटक का हो या अन्य एक राज्य का स्टेट बोर्ड से क्या है शिक्षा को प्राप्त कर आप यहाँ पे 11वीं कक्षा के लिए दाखिल हुए हो। तो आप सबका जो पढ़ने का ढंग था यहाँ पे विभिन्न हो जाएगा, क्योंकि कोई एक विद्यार्थी प्रथम भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन करके आया है, कोई द्वितीय भाषा के रूप में, कोई तृतीय भाषा के रूप में। परंतु यहाँ पे आप सबको एक ही पाठ्यक्रम के अंतर्गत बोधन किया जाता है। तो कुछ लोगों को लगेगा कि ये तो अत्यंत सरल विषय है, कोई किसी को लगेगा ये अत्यंत कठिन है। ऐसा नहीं है, सबको क्या है मनोवैज्ञानिक ढंग से ध्यान में रखते हुए ही रचना समिति ने एक पाठ्यक्रम की रचना की है। तो उसके अंतर्गत ही आपको क्या है बोधन किया जाएगा। तो आप लोग सभी ध्यान में रखिए कि एक हिंदी भाषा अत्यंत सरल भाषा है, सहज भाषा है और आपके परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक अंक लेने में, यानी 100 में 100 अंक लेने वाली भाषाओं में या विषयों में हिंदी भाषा भी एक सर्वोत्तम भाषा है। तो आप सभी ने हिंदी का चयन किया है पीयूसी में, तो इसके लिए मैं आप सबको आभार व्यक्त करता हूँ। विद्यार्थियों, आप सबको पता है कि हिंदी का अध्ययन करते हैं तो हिंदी एक सर्वव्यापी एक भाषा है। इसका साहित्य अद्भुत सागर के रूप में है। तो उसमें से ही कुछ चुनिंदा साहित्य को, कुछ लेखनों को लेकर कर्नाटक सरकार ने साहित्य वैभव के नाम से एक पाठ्यपुस्तक को, प्रथम पीयूसी पाठ्यपुस्तक को प्रकाशित कर चुकी है। इसके अंतर्गत ही हम आपको प्रथम पीयूसी के विद्यार्थियों को कक्षाओं को लिया जाएगा। तो इसमें जितने भी पाठ है उन्हीं का हम क्या है भाई आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। तो आप लोग कृपया करके अपने लिए, आजकल मार्केट में उपलब्ध है, तो आप इस टेक्स्ट बुक्स को अनिवार्य रूप से लेना है। साथ ही साथ प्रथम पीयूसी का जो पाठ्यपुस्तक है साहित्य वैभव, इसके साथ साथ आपको साहित्य वैभव के अंतर्गत ही आने वाला अभ्यास पुस्तिका को भी खरीदना अत्यंत अनिवार्य है और ये बहुत ही उपयोगी साधन है आपके लिए। तो विद्यार्थियों, तो आप लोग जानते ही हो कि साहित्य वैभव के अंदर क्या क्या है, उसको जानने से पहले हम इस पाठ्यपुस्तक को अध्ययन करने से, साहित्य वैभव को अध्ययन करने से क्या कुछ उपयोग होने वाला है, इसका क्या विशेषता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आप सबको पता ही है कि एक भाषा को हम एक विषय के रूप में अध्ययन करते हैं तो हम उसको बहुमुख के रूप से 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है गद्य भाग, दूसरा होता है पद्य भाग। तो यहाँ पर भी सर्वप्रथम गद्य भाग के अंतर्गत ही कई विधाएं हैं। तो आप लोगों को भी पता ही होगा कि गद्य विभाग में यानी एक बहुत बड़ा विशाल एक विभाग है, इसके अंतर्गत अनेक विधाएं आती हैं।
तो उन अनेक विधाओं को यहाँ पे आपको परिचय देने का प्रयास साहित्य वैभव के अंतर्गत हुआ है। यानी यहाँ पे कहानियाँ हैं, जीवनी है, निबंध है, रेखाचित्र है, एकांकी है, ऐसे अनेक विभागों की जानकारी विद्यार्थियों को देने का कार्य इस साहित्य वैभव के जरिए हुआ है। साथ ही साथ इस कहानियों को कुल मिला के कहूँगा तो गद्य विभाग के अध्ययन करने से हमें क्या फ़ायदा होगा कह के हम सोचेंगे तो हम सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से और भौतिक स्तर को बढ़ाने वाले पाठों को इस गद्य विभाग में दिया गया है। तो केवल परीक्षा दृष्टि से ना होके हमारे जीवन में बदलाव के लिए भी ये पाठ बहुत ही उपयोगी होंगे। साथ ही साथ पद्य भाग में मध्यकालीन युग के अंदर भी कुछ पद्य आते हैं, साथ ही साथ आधुनिक में भी कुछ पद्य आते हैं। तो इनसे आप लोगों को बहुत ही एक कल्पन शक्ति की समृद्धि होगी। साथ ही साथ हिंदी भाषा का प्रबुद्धता आपको पता चलेगी। हिंदी भाषा अत्यंत सरल, सहज और हर एक को अपनाने वाली भाषा है। तो इसीलिए आप लोगों को जो 12वीं शताब्दी के जो कन्नड़ साहित्य के सर्वोत्तम साहित्यकार मान लो, आज उनको शरणों के रूप में देखा जाता है, यानी बसवेश्वर जी हो, अल्लमा प्रभु जी, अक्का महादेवी जी का परिचय भी आपको मध्यकालीन युग में देखने को मिलेगा। तो इससे आपको कर्नाटक राज्य के जो सांस्कृतिक रूप से, जो भौतिक रूप से इनका जो विकास है कर्नाटक का, उसके बारे में भी आपको जानने का कोशिश हो जाएगी। साथ ही साथ इसके अंदर जो साहित्य वैभव प्रथम पीयूसी का जो पाठ्यपुस्तक है, इसके अंदर हिंदी भाषी रचनाकारों की भी रचनाओं का संग्रह है। तो इससे आप भी भाषा क्षेत्र से क्षमा कीजिए, हिंदी भाषा क्षेत्र से आने वाले हो तो आप भी हिंदी भाषा में अपनी एक रचनाओं करने के लिए समर्थ हो सकते हो उनकी रचनाओं को पढ़ने से। साथ ही साथ कहानी, लेख, निबंध, यात्रा वृत्तांत, एकांकी आदि तथा कविताओं के चयन के विषय में एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि कविताएं सरल है, सहज है और ज्ञानवर्धक है। विद्यार्थियों को समग्र जानकारी साहित्य वैभव के जरिए प्राप्त हो सकती है। विषय की विविधता के साथ ही छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व विकास पर भी बल दिया गया है साहित्य वैभव पाठ्यपुस्तक में। वर्तमान साहित्यिक परिदृष्टि में कहानियों में नई विधाएं देखने को मिलती है, तो नई विधाओं के साथ साथ कहानियों में यथार्थवाद भी अधिक होता है। तो इस यथार्थवाद से भी आपको रूबरू कराने के प्रयास को अपाठित भाग में हम देखते हैं। हिंदी पाठ्यपुस्तक के साथ साथ जो मैं आपको बता रहा था साहित्य वैभव का जो अभ्यास पुस्तक है, उसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं, इसके अंदर क्या है बोल के हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अभ्यास पुस्तिका में गद्य, पद्य एवं अपाठित भाग से चुनिंदा अभ्यास प्रश्नों को शामिल किया गया है। साथ ही साथ जो चतुर्थ सोपान है, यानी मैं 3 सोपानों को आने वाले समय में बताऊंगा। अभी चतुर्थ सोपान जो है व्याकरण तथा रचना भाग के अंतर्गत पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषयों पर अभ्यास कार्य दिया गया है। इसका उद्देश्य, जो अभ्यास पुस्तिका का जो उद्देश्य है वो है विद्यार्थियों की लेखन प्रवृत्ति को विकसित करना है। तो आप इसको अच्छे से अभ्यास करोगे अभ्यास पुस्तिका में, तो हर एक पाठ के अंतर्गत क्या है, कुछ चुनिंदा प्रश्नों को दिया गया है, उसको आप अभ्यास करोगे तो उससे आपकी लेखन प्रवृत्ति वृद्धि होगी। साथ ही साथ परीक्षाओं में अंततः हम कितना भी कक्षाओं को सुने, कितना भी अभ्यास करें, 3 घंटे बैठ के जब प्रश्न पत्र के उत्तर लिखते हैं, उसी से हमारा फलितांश निर्भर होता है। तब जो नतीजे आते हैं तब आपको क्या है, अधिक अंक लेने के लिए अभ्यास पुस्तिका अत्यंत सहायक है, क्योंकि इसी के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से व्याकरण और रचना के पाठ्यक्रम के बारे में जो भी है अभ्यास के लिए दिया गया है। तो विद्यार्थियों, आज हम जो साहित्य वैभव है, साहित्य वैभव जो प्रथम पीयूसी के पाठ्यपुस्तिका है, इसके अंतर्गत आने वाले जो पाठ है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अनुक्रमिका में, तो अनुक्रमिका यानी इसके अंदर क्या क्या है, साहित्य वैभव में क्या कुछ है, उसके बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ
चौथा सोपान के रूप में व्याकरण और रचना है। तो प्रथम सोपान है यहाँ पे गद्य भाग। गद्य भाग के अंतर्गत कई सारे लेखकों के लेखनों को हम देखते हैं। तो यहाँ पे कोई कहानी है, तो किसी का निबंध है, कोई यात्रा वृत्तांत है, तो इस प्रकार है। तो कुल मिला के गद्य भाग के अंतर्गत हमें 10 पाठ आने वाले हैं। वो पाठों में सर्वप्रथम है बड़े घर की बेटी, लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। दूसरा पाठ है युवाओं से, इसके लेखक है स्वामी विवेकानंद जी। तीसरा है निंदा रस, हरिशंकर परशाई जी से रचित है ये। बिंदा जो एक रेखा चित्र है, इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा जी। पांचवा पाठ है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, शांति स्वरूप बौद्ध जी से रचित है। छठा पाठ है दिल का दौरा और एंजाइना, डॉक्टर यतीश अग्रवाल जी से रचित है। सातवां पाठ है मेरी बद्रीनाथ की यात्रा, विष्णु प्रभाकर जी से रचित है। आठवां पाठ है नालायक, इसके लेखक है विवेक राय। नौवां पाठ है राष्ट्र का स्वरूप, इसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। 10वां पाठ अंतिम पाठ है गद्य भाग के अंदर अंतिम पाठ है रिहर्सल, इसके लेखक है ओम प्रकाश आदित्य जी। तो कुल मिला के 8 पाठों का अध्ययन हम गद्य भाग में करने वाले हैं। उसके बाद द्वितीय सोपान है। द्वितीय सोपान है पद्य भाग। पद्य भाग के अंतर्गत हम 2 विभाग करते हैं। फिर से विभाजित करने के बाद मध्यकालीन काव्य, दूसरा है आधुनिक कविता। तो इस मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत 5 पाठों का हम अध्ययन करते हैं। उसके अंदर है सर्वप्रथम कबीरदास के दोहे, दूसरा है तुलसीदास के दोहे, तीसरा है मीराबाई के पद, चौथा है शरण वचनामृत, यानी इसके अंतर्गत आने वाले शरणों के वचन हैं अल्लमा प्रभु, बसवेश्वर जी, अक्का महादेवी जी के वचनों का हम इसमें अध्ययन करते हैं। तीसरा है रीतिकालीन काव्य रसखान के सवैये। तो इसके उपरांत आता है आधुनिक कविता। आधुनिक कविता के अंतर्गत हम 8 पाठों का अध्ययन करते हैं। तो जो 8 पाठ है इसके अंदर प्रथम पद्य है कुटिया में राजभवन, मैथिली शरण गुप्त जी से रचित है। दूसरा है तोड़ती फत्तर, सूर्यकांत त्रिपाठी यानी निराला जी से रचित है ये। तीसरा है उल्लास, सुभद्रा कुमारी चौहान जी से रचित है। चौथा है तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, हरिवंश राय बच्चन जी से रचित है ये। पांचवा है प्रतिभा का मूल बिंदु, प्रभाकर मचवे जी से रचित है। छठा पद्य है इसमें तुम आओ मन के मुग्ध मित, इसके रचनाकार है सरागु कृष्णमूर्ति जी। 7वां पद्य है मत घबराना, रामनिवास मानव जी से रचित है। 8वां है अभिनंदनीय नारी, इसके रचयिता है जयंती प्रसाद नोटियाला। तो इसके उपरांत आता है अपाठित भाग। अपाठित भाग के अंतर्गत हम यहाँ पर कहानियों का अध्ययन करते हैं। तो इन कहानियों में कुल मिला के हमारे साहित्य वैभव के अंदर 6 कहानियों को अपाठित भाग के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो ये 6 कहानियों में प्रथम कहानी है मधुआ, इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। दूसरा कहानी है शमशान, इसकी रचयिता है लेखिका मनु भंडारी। तीसरा है खून का रिश्ता, इसके लेखक है भीष्म साहनी जी। चौथा कहानी है शीतलहर, इसके लेखक है जयप्रकाश कदम जी। तो 5वां कहानी है सीलिया, इसकी लेखिका है सुशीला टागबोरे। छठा अंतिम कहानी है दोपहर का भोजन, इसके लेखक है अमरकांत जी। तो इतने क्या है भाई हमारे प्रथम पीयूसी पाठ्य पुस्तक के जो साहित्य वैभव है इसके अंतर्गत हम अध्ययन करने वाले पाठ है। तो इसके उपरांत हम क्या है भाई इसके साथ साथ हिंदी भाषा के व्याकरण का अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ हिंदी भाषा के रचना के अंतर्गत हम पत्र लेखन के बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो कुछ भी हो
सब कुछ अध्ययन करने के बाद, पाठ्यपुस्तक का संपूर्ण रूप से हम अध्ययन करने के उपरांत हमारे जीवन में अत्यंत संपूर्ण समर्पक रूप से क्या है भाई, हमारे व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव तो आता ही है। साथ ही साथ जो हम प्रथम पीयूसी का अध्ययन कर रहे हैं, तो प्रथम पीयूसी से हम उत्तीर्ण होना है, तो नतीजे में अत्यधिक अंकों को प्राप्त करना है, तो हमें वार्षिक परीक्षा को क्या है भाई फेस करना रहता है। तो वार्षिक परीक्षा के लिए किस तरीके से प्रश्न पत्र आने वाला है उसको मैं सर्वप्रथम कक्षा में ही बताने वाला हूँ, क्योंकि ये हिंदी भाषा अत्यधिक अंक लेने वाली एक भाषा है। साथ ही साथ आपको अपने मार्क्स कार्ड के अंदर अधिक अंकों को बताने वाला एक विषय है। तो इसको आप अच्छे से समझ लोगे कि किस तरीके से कितने अंक आने वाले हैं हर एक सोपान में, तो आप अच्छे से पढ़ने के लिए सशक्त हो जाओगे और अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी हो आप लोग। तो यहाँ पे मैं आपको प्रश्न पत्र के ढांचे के बारे में आज बताने वाला हूँ। हमारा प्रश्न पत्र रहने वाला है, अनेक प्रश्न रहेंगे। इसके अंतर्गत आपको क्या है 140 अंकों का प्रश्न पत्र रहने वाला है। 140 अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा, लेकिन आपको लिखना रहता है केवल 100 अंकों के लिए, यानी 40 अंक आपको चॉइसेबल रहेंगे, यानी आप उनको छोड़ के 100 अंकों को मात्र लिखना है। तो आपको सर्वप्रथम आएगा रोमन संख्या 1 और रोमन संख्या 2। रोमन संख्या 1 और रोमन संख्या 2 के अंतर्गत आने वाले हैं गद्य भाग से प्रश्न। गद्य भाग के अंतर्गत प्रश्न आएंगे, तो रोमन संख्या 1 और रोमन संख्या 2 के अंतर्गत जो भी प्रश्न आएंगे वो गद्य भाग से रहेंगे। उसके कुल अंक रहेंगे 25 अंक। 25 अंक गद्य भाग से आएंगे। तो इसके अंतर्गत होगा रोमन संख्या 1 के आ विभाग में एक शब्द या एक वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। 6 प्रश्न रहेंगे, 6 के 6 को आपको लिखना रहेगा। इसके साथ साथ रोमन संख्या 1 के अंदर ही अ विभाग के अंदर 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने रहेंगे। वहाँ पे 5 प्रश्न रहेंगे, 3 मार्क्स के 5 प्रश्न रहेंगे। उसके अंतर्गत आपको सिर्फ 3 का लिखना रहेगा। तो दूसरा रोमन संख्या जो है उसके अंतर्गत निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा, ऐसे प्रश्न रहेंगे। तो इसके लिए जब भी गद्य भाग हो रहा है, उसके पाठ का अध्ययन हम कर रहे हैं, तो आपको जानना बहुत जरूरी रहेगा कि इस वाक्य को किसने कहा, किससे कहा। आप इसको अच्छे से ध्यान में रख के अध्ययन करोगे तो उससे क्या होगा, आप अच्छे से पाठ को समझ सकोगे। साथ ही साथ ये जो प्रश्न आने वाले हैं, 4 प्रश्न आएंगे। निम्नलिखित वाक्यों को किसने किससे कहा, 4 रहेंगे, 4 प्रश्न। इसको अनिवार्य रूप से 4 के 4 उत्तर हमें देने होंगे। साथ ही साथ रोमन संख्या 2 के अंदर ही अ विभाग में ससंदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए कहकर प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे 4 प्रश्न रहेंगे, उसमें से आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। उसके बाद आता है रोमन संख्या 3। रोमन संख्या 3 के अंतर्गत आते हैं पद्य भाग के प्रश्न। रोमन संख्या 3 के अंतर्गत आने वाले पद्य भाग में 20 अंक रहने वाले हैं। तो 20 अंकों के लिए यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला है रोमन संख्या 3 में अ, तो वहाँ पे है एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य के उत्तर लिखिए। इसके अंतर्गत 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 के 6 को आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे 6 अंक प्राप्त हो जाएंगे आपको। साथ ही साथ यहाँ पे मध्ययुगीन से 2 तथा आधुनिक युग से 4 प्रश्नों को क्या है भाई लिया जाएगा। 6 प्रश्न आपको पूछेंगे, वो कि मैं बता रहा हूँ ना। तो मध्ययुगीन से 2 आएंगे, आधुनिक जो कविता है उनमें से 4 आएंगे। टोटल आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन कितने हो गए, 6 हो गए। तो उसके उपरांत होगा रोमन संख्या 3 में ही अ विभाग, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी 4 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। 4 प्रश्नों में से 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होगा ये। तो 4 प्रश्नों में से आपको केवल 2 के उत्तर लिखने होंगे। तो वहां से भी आपको 3 मार्क्स वाले यानी 2 × 3 = 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे मध्ययुगीन काव्य से 1 प्रश्न आएगा और 3 जो है आधुनिक काव्य से आएंगे। टोटल हो गए 4 में से आपको लिखने होंगे केवल 2। उसके उपरांत होगा रोमन संख्या 3 में ही
ई विभाग के अंतर्गत ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए, यानी ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए के अंतर्गत आपको 8 अंक प्राप्त होने वाले हैं। इस 8 अंकों को हम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पद्य भाग में 2 विभाग है, तो मध्यकालीन के लिए 4, आधुनिक के लिए 4, यानी ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। आप कोई भी एक पद्य भाग का भाव स्पष्ट करते हो अच्छे तरीके से तो आपको 4 अंक प्राप्त होंगे। इसके लिए अंदर भी आपको बहुत चॉइसेबल होगा, यानी आधुनिक काव्य से 2 पद्य आपको पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत आपको केवल एक का उत्तर देना होगा। उसके बाद आधुनिक कविताओं में से 2 पद्यों को दिया जाएगा, उसके अंतर्गत भी आपको एक का उत्तर देना होगा। यानी ससंदर्भ में आधुनिक से एक को और मध्यकालीन से एक को आप दे दोगे तो कुल मिला के 2 ससंदर्भ लिख पाओगे आप, तो इसके अंतर्गत आपको 8 अंक मिलेंगे। उसके उपरांत होगा जो रोमन संख्या 4 है, इसके अंतर्गत अपाठित भाग के जो 6 कहानियां हैं उसके अंतर्गत आपको कुल 15 अंक मिलने वाले प्रश्नों को पूछे जाएंगे। तो आप सबको पता ही होगा 1 मार्क के क्वेश्चन गद्य भाग में से 6 आए थे, पद्य भाग से भी 6 आए थे, तो अपाठित भाग से भी 6 आएंगे। तो 6 के 6 आपको लिखने होंगे, अत्यंत अनिवार्य है। साथ ही साथ आपको देखने की बात यह है कि कहानियां भी 6 है, तो हर एक कहानी से एक वार्षिक परीक्षा की बात कर रहा हूं मैं, हर एक कहानी से एक प्रश्न 1 मार्क के लिए यहाँ पे पूछा जाएगा। 6 के 6 लिखना अनिवार्य है। साथ ही साथ अ विभाग में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए बोल के आपको बोला जाएगा और प्रश्न दिए जाएंगे टोटली 6। तो 6 प्रश्नों में से आपको लिखना है ओनली 50%, यानी 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, 3 को आपको छोड़ देना है। तो 3 मार्क्स के 3 × 3 इक्वल को क्षमा कीजिए 3 × 3 इक्वल टू 9 हो गया। तो 9 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के 9 + 6 इक्वल टू हो गया 15। तो यहाँ पे 15 अंक के प्रश्न अपाठित भाग से पूछे जाने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो 5वां जो प्रश्न है वो व्याकरण से आने वाले हैं। इसको मैं बताया था आपको कि ये क्या होगा, 4था सोपान व्याकरण से आने वाले हैं बोल के मैं आपको बताया था। तो इसके अंतर्गत 5वें रोमन संख्या के अंतर्गत आपको 25 अंक आने वाले हैं। तो अच्छे तरीके से आप अभ्यास पुस्तिका में व्याकरण का अध्ययन करोगे, अभ्यास करोगे, तो ये 25 के 25 अंक आपको अनिवार्य रूप से मिलने वाले ही है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम होगा, अब मैं व्याकरण के बारे में बता रहा हूँ आपको, रोमन संख्या 5 के अंतर्गत आने वाले प्रश्न। इसके अंदर प्रथम होगा वाक्य शुद्ध कीजिए। 5 प्रश्न होंगे, 5 प्रश्नों के वाक्य को आप शुद्ध करना है तो आपको 5 अंक मिलेंगे। साथ ही साथ रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी इधर इसके अंतर्गत क्या है भाई, 5 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो इसके अंतर्गत आपको कारक चिन्ह या उचित शब्दों को क्या है लिखने के बारे में बोला जाएगा। साथ ही साथ तीसरा जो है इसके अंतर्गत आने वाला है मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़िए, यानी मुहावरा दिया जाएगा, उसके सामने उसके अर्थों को दिया जाएगा। तो सटीक मुहावरे का सटीक जो अर्थ है उसको मिला के आपको लिखना रहता है। साथ ही साथ सूचना अनुसार काल बदलिए, तो अत्यंत सरल है। हमारे हिंदी भाषा में अत्यधिक रूप से देखोगे तो काल केवल 3 ही हैं, एक होगा वर्तमान, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्यकाल। तो इसके अंतर्गत 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 को आपको काल बदलाव करके आपको लिखना होगा, 3 अंक यहाँ से प्राप्त होंगे। साथ ही साथ अन्य लिंग रूप लिखिए। लिंग तो 2 ही है, एक पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो यहाँ पे भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, लिंग परिवर्तन कीजिए, तो 2 अंक यहाँ से आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ अन्य वचन रूप लिखिए, इधर भी आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक इधर से आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ समानार्थक या पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो यहाँ पे 2 शब्द दिए जाएंगे, उन 2 शब्दों को आप समानार्थक या पर्यायवाची शब्द लिख दोगे तो 2 अंक आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ विपरीत अर्थक यानी विलोम शब्दों को यहाँ पे लिखना है अंतिम व्याकरण के अंतर्गत। तो विलोम शब्दों 2 शब्द आपको दिए जाएंगे, तो उसके अंतर्गत आप विपरीतार्थक शब्दों को लिख दोगे तो आपको 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे।
उसके उपरांत आने वाला है रचना, रोमन संख्या 6 के अंतर्गत रचना से आने वाले प्रश्न हैं। तो रचना के अंतर्गत आप सबको पता है अत्यंत सरल कार्य एक है कि आपको कोई एक गद्यांश दिया जाएगा या एक अवतरण दिया जाएगा, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे अपाठित गद्यांश आपको देकर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्नों के लिए आपको उत्तर लिखना है। उसके उपरांत है पत्र लेखन। पत्र लेखन के अंतर्गत आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्नों में से आपको केवल 1 का उत्तर लिखना रहता है। तो 1 का उत्तर आप लिखोगे यानी 2 पत्रों में से 1 पत्र लिखोगे तो आपको 5 अंक प्राप्त होंगे। साथ ही साथ अनुवाद पूछा जाएगा, अनुवाद यानी ट्रांसलेशन करना। तो यहाँ पे प्रश्न होंगे कन्नड़ में या अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में। तो कन्नड़ या अंग्रेजी को अच्छे से आप 2 में से 1 को अच्छे से पढ़ के उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है यानी हिंदी में अनुवाद करके आप लिखोगे तो आपको यहाँ से 5 अंक प्राप्त होंगे। यानी 5 प्रश्न यहाँ पे दिए जाएंगे, 5 प्रश्नों के आप उत्तर लिखोगे तो 5 अंक आपको प्राप्त होंगे। तो आशा करता हूँ आज की कक्षा में जितना भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप सब कुछ अच्छे से समझे हो। तो अगली कक्षा में हम जो पद्य भाग के अंतर्गत आने वाला है मध्ययुगीन काव्य, उसके अंतर्गत आने वाला जो प्रथम दोहा है कबीरदास के दोहे, उसका अध्ययन करेंगे। तब तक अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।